हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से होता है। यह अनुपात 1:2:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां ध्यान दीजिए, मोनो में होता है एकल। सैकेराइड को बोलते हैं शर्करा हिंदी में, तो इसका हिंदी नाम हो जाएगा एकल शर्करा। इसको हिंदी में बोलेंगे एकल शर्करा। डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड शर्करा, तो इसको हिंदी में बोलेंगे द्विशर्करा। और पाली का मतलब होता है कई। सैकेराइड का मतलब शर्करा है। जब कई शर्कराएं जो हैं मिल जाती हैं, जब कई शर्कराएं मिल जाती हैं तो पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। इसको हिंदी में जटिल शर्करा कहते हैं। इसको हिंदी में जटिल शर्करा कहते हैं। तो इन शर्कराओं के उदाहरण कौन कौन से हैं ये पूछता है। एकल शर्करा को एक नाम और दिया जाता है, इसको सरल शर्करा कहा जाता है। सरल शर्करा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज। दूसरा एग्जाम्पल फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो ये सरल शर्करा का एग्जाम्पल हो गया। द्विशर्करा का एग्जाम्पल जैसे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। जटिल शर्करा का एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च या इसी को मंड बोल दिया जाता है, मंड कहा जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट पूछता है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है या इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज कहलाती है। ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है अंतिम रूप से ग्लूकोज के रूप में टूटता है। इस कारण से ग्लूकोज
कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। अब ग्लूकोज से कई प्रश्न बनते हैं। पूछता है ग्लूकोज सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ग्लूकोज सबसे अधिक अंगूर में पाया जाता है। इस कारण से ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। ग्रेप्स शुगर या अंगूर वाली शर्करा के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, कोशिका का ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। कोशिका के अंदर पहुंचता है तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जब पहुंचती है ब्लड के माध्यम से, तो यह ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का दहन या कंबशन कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी निकलती है। साथ ही साथ हीट या ऊष्मा निकलती है। यानी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ये प्रक्रिया होती है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन इसको जलाने का काम करती है। ग्लूकोज जो है कोशिका के अंदर जल जाता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। इस कारण से इस ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल्स या कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। सेलुलर फ्यूल या हिंदी में कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, कोशिका का ईंधन कहा जाता है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर या जल। दो क्वेश्चन और यहाँ बनेगा। पूछेगा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए या ग्लूकोज के जारण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन आवश्यक होती है। पूछेगा ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल निकलता है। तो ये कोशिकीय ईंधन हो गया। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, तत्काल ऊर्जा के लिए, तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्करा ली जाती है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए या कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को या खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दी जाने की सलाह दी जाती है। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है। इस कारण से इस ग्लूकोज को क्विकेस्ट एनर्जी या तत्कालिक ऊर्जा कहा जाता है, या इसका एक नाम और है इंस्टेंट एनर्जी। इतना तो ग्लूकोज के कितने नाम हो गए? ग्रेप्स शुगर, सेलुलर फ्यूल्स या कोशिकीय ईंधन, क्विकेस्ट एनर्जी या तत्कालिक ऊर्जा, या इंस्टेंट एनर्जी हो गया। तो और नेक्स्ट पूछेगा कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है, जब इस ग्लूकोज का कंबशन होता है, दहन होता है, तो कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दो क्वेश्चन,
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से या 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन या ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए देखते हैं फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज शर्करा या शुगर। फ्रक्टोज शर्करा जो होती है यह शर्करा फल में पाई जाने वाली शर्करा होती है। पूछेगा फ्रक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है, तो फ्रक्टोज शर्करा फ्रूट्स में पाई जाती है, फ्रूट्स या फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। इसके पाए जाने का फल में, इसी शर्करा के कारण से फल मीठे होते हैं। फ्रक्टोज शर्करा के वजह से फल जो होते हैं मीठे होते हैं। याद कैसे करेंगे, फ्रूट फ्रक्टोज, एफ आर यू, तो फ्रूट से ही लिया गया शब्द है फ्रक्टोज। यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। पूछेगा सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी शर्करा, तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रक्टोज शर्करा सबसे मीठी शर्करा होती है। एक क्वेश्चन पूछता है शहद में, हनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शहद, शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो अलग अलग देखिए, फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज शर्करा, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज शर्करा, शहद में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज शर्करा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ सैकरीन होता है, दूसरे स्थान पर एस्पर्टेम होता है। इसके लिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, या इसी को कहा जाता है कृत्रिम मधुरक, इसको कृत्रिम मधुरक के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम मधुरक जो होता है स्वाद में बहुत मीठा होता है, सामान्य शर्कराओं से लगभग 250 गुना ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन कृत्रिम मधुरक शर्करा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल सैकरीन है, सैकरीन। इसका एग्जाम्पल एस्पर्टेम है, एस्पर्टेम और सैकरीन। सैकरीन जो होती है सामान्य शर्करा से 300 गुना मीठी होती है, और एस्पर्टेम जो होता है यह सामान्य शर्करा से 200 गुना मीठे होता है। ये सैकरीन। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज शर्करा होती है। लेकिन पूछेगा सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है, जब पदार्थ दे देगा तो आंसर आपका आएगा सैकरीन। इस एस्पर्टेम का प्रयोग पूछता है कहाँ करते हैं, जितने शुगर फ्री टेबलेट आते हैं, शुगर फ्री टेबलेट्स, या इसको हिंदी में शुगर रहित टेबलेट, शुगर रहित टेबलेट कहा जाता है। शुगर रहित टेबलेट में एस्पर्टेम मिला होता है। इस टेबलेट का प्रयोग डायबिटीज के मरीज करते हैं, डायबिटीज या मधुमेह के रोगी करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि शुगर फ्री टेबलेट का प्रयोग कौन करता है, शुगर फ्री टेबलेट का प्रयोग
मधुमेह के रोगी करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ग्लैक्टोज पूछता है ग्लैक्टोज कैसी शर्करा है। ग्लैक्टोज सरल शर्करा है, सरल शर्करा है। यह शर्करा अनाज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अनाज या ग्रेन्स में पाई जाने वाली शर्करा होती है। इससे केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं। ग्लैक्टोज कैसी शर्करा? सरल शर्करा होती है। किस में पाई जाती है? अनाज में पाई जाती है। इससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। दूसरा आता है माल्टोज शर्करा, माल्टोज शुगर, माल्टोज शुगर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माल्टोज शर्करा जो होती है यह द्वि शर्करा होती है, द्वि शर्करा होती है। कैसी शर्करा है माल्टोज? द्वि शर्करा है। यह शर्करा भी अनाज में पाई जाती है, अनाज में पाई जाती है, अनाज में पाई जाती है। देखिए दोनों शर्कराएं अनाज में पाई जाती हैं, लेकिन ग्लैक्टोज शर्करा सरल शर्करा है और माल्टोज शर्करा जो होती है यह द्वि शर्करा है। पूछता है माल्टोज शर्करा का निर्माण किससे किससे होता है? तो ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिल जाते हैं तो माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के 2 अणु मिल करके माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। तो माल्टोज शर्करा द्वि शर्करा है, जबकि ग्लैक्टोज शर्करा सरल शर्करा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शर्करा का निर्माण पूछता है किससे किससे होता है? तो लैक्टोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के 2 अणुओं के मिलने से होता है। यानी 1 मॉलिक्यूल्स, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु ग्लैक्टोज का मिल करके लैक्टोज शर्करा का निर्माण करता है, लैक्टोज शर्करा बनाता है। ये पूछता है लैक्टोज शर्करा सबसे अधिक किस में पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा सबसे अधिक दूध में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाने के कारण से लैक्टोज शर्करा को मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ भी आपको लैक्टो शब्द दिखे, लैक्टो शब्द जहाँ दिखे वहाँ दूध होगा। लैक्टो का मतलब दूध, दूध से रिलेटेड है, तो लैक्टो दूध से रिलेटेड है। लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे किससे? लैक्टोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के 2 अणुओं के मिलने से होता है। दूध से क्वेश्चन पूछता है कि दूध को अधिक देर तक खुला छोड़ दिया जाए, अधिक देर तक रख दिया जाए तो दूध खराब होकर के फट जाता है, क्यों? तो ध्यान दीजिए, कभी आप देखे होंगे बाल्टी में दूध रहता है या किसी बर्तन में आप दूध रखे हैं, बाल्टी या बर्तन वगैरह में दूध रखे हैं और वह दूध जो है खराब होकर के फट गया। जैसे ये इसमें मिल्क रखा है, मिल्क भरा हुआ है इस बाल्टी में। कभी कभी ऐसा कंडीशन देखे होंगे गर्मी वगैरह के दिन में, खास तौर ये दूध जो होता है फट जाता है। इसके फटने का कारण क्या है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, लैक्टोज ये शर्करा है,
दूध में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। जब दूध को अधिक देर तक खुला छोड़ा दिया जाता है, देर तक रख दिया जाता है, तब इस लैक्टोज शर्करा को ये जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने लगते हैं और यह लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है और बन जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल खट्टा होता है और दूध खराब होकर के फट जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दूध के फटने का कारण क्या है, तो दूध के फटने का कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जो दो जैसे पति पत्नी का उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे पति और पत्नी है, पति अगर कमा रहा है, जॉब कर रहा है, अब पत्नी है और उसका एक परिवार है, परिवार में 8-10 सदस्य हैं, ऐसे समझिए 8-10 सदस्य हैं। तो पत्नी हो सकता है कि अपने पति को खूब कोचले रहती है, इतना कोचेगी, इतना जो है पीसेगी कि लैक्टोज मान लो पति हो गया, अब बैक्टीरिया मान लो पत्नी हो गया। तो ये पत्नी पति को इतना कोचेगी कि पति इसका पगला जाता है और पगला करके जब पगला जाता है तो पूरे परिवार के लिए पति जो है खराब हो जाता है, वो अलग होने की बात करने लगता है। उसी तरह से इसको, इस लैक्टोज शर्करा को जीवाणु खदोर खदोर के, कोच कोच के ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं और लैक्टिक एसिड बन जाता है तो दूध खराब होकर के फट जाता है। दूध के फटने का कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूध को पूछता है सुरक्षित रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण तकनीक अपनाई जाती है। यानी दूध को सुरक्षित रखने की बात करता है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी तकनीक है, पाश्चुरीकरण। लुई पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक तकनीक दी, उसी तकनीक का नाम है पाश्चुरीकरण। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण तकनीक की जानकारी दी। इसको इंग्लिश में पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। इस तकनीक में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान तक लगभग आधा घंटा या 30 मिनट्स तक गर्म किया जाता है, जिससे दूध में जो जीवाणु उपस्थित रहते हैं वह बैक्टीरिया मर जाते हैं और इस प्रकार के दूध को लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखकर 2 या 3 दिन तक प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अमूल वगैरह के दूध आते हैं, नमस्ते इंडिया का दूध आता है, वो थैली में पैक रहता है, तो वह किस तकनीक के द्वारा जो है प्रयोग किया गया रहता है, वह पाश्चुरीकरण तकनीक के द्वारा प्रयोग किया गया रहता है। पाश्चुरीकरण पूछता है, पाश्चुरीकरण तकनीक की जानकारी किसने दी? पाश्चुरीकरण तकनीक की जानकारी लुई पाश्चर ने दिया था। इस तकनीक में दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है? 62.8 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है। कितने समय तक? आधे घंटे तक उबाला जाता है। तो इस तरह से ये आपका दूध से क्वेश्चन पूछता रहता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। पूछता है दूध क्या है? दूध एक पायस है, एक इमल्सन है। दूध एक इमल्सन
या इसे पायस कहा जाता है। पायस, पायस क्या है? दूध एक पायस है, दूध पायस है, इमल्सन है। पूछेगा पायस क्या है? तरल का तरल में विलय है। इसमें जो है वसा यानी फैट्स के मॉलिक्यूल्स दूध में तैरते रहते हैं। कभी कभी दूध रखा गया और बाल्टी वगैरह में, उसमें हाथ डालिए तो आपके हाथ में वसा के मॉलिक्यूल अणु चिपक जाते हैं, यानी कि वो तैरते रहते हैं। इसी को पायस या इमल्सन नाम दे दिया जाता है। तो दूध एक पायस है। पूछता है इसका सफ़ेद रंग और हल्का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण से होता है, केसीन प्रोटीन के कारण से। जबकि हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण से होता है। केसीन प्रोटीन और कैरोटीन। सफ़ेद पूछेगा तो केसीन प्रोटीन हो जाएगा, हल्का पीला रंग पूछेगा तो कैरोटीन हो जाएगा। दूध से एक और क्वेश्चन पूछता है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की अगर शुद्धता की बात करता है, शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। हम आपको बताए थे कि लैक्टो जहाँ दिखे उसका मतलब होता है दूध। तो लैक्टो दूध से रिलेटेड है, दूध, और मीटर मेजरमेंट या मापन। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पूछता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। इससे एक और क्वेश्चन उठाता है, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए ये दूध है और इसे दही बनाना है या कर्ड बनाना है, तो कैसे दूध से दही बनेगा? तो आप ध्यान दिए होंगे कि दूध से दही बनाने के लिए पहले दूध को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसमें दही का छोटा सा पार्ट डाल दिया जाता है, जिसे जोरन कहा जाता है या जामन कहा जाता है। जोरन के नाम से या जामन के नाम से जाना जाता है। इस दूध में, गर्म वाले दूध में जब गर्म हो जाता है, फिर धीरे हल्का सा थोड़ा सा इसमें डाल दिया जाता है दही का पार्ट। दही के पार्ट में होता है लैक्टोबैसिलस। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। यह लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जीवाणु होता है। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को धीरे धीरे दही में परिवर्तित कर देता है। यही क्वेश्चन पूछेगा आपका कि दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो इस नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, डेयरी फार्मों में गाय भैंस से अधिक दूध का उत्पादन करने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, गाय भैंस से अधिक दूध निकालना रहता है तो देखेंगे लोग सिरिंज का प्रयोग करते हैं। उस सिरिंज में भरा रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को सिरिंज के माध्यम से गाय भैंस वगैरह को लगा दिया जाता है और यह हार्मोन्स इन जानवरों के दुग्ध ग्रंथियों को, मिल्क ग्लैंड को
प्रेरित करता है, मिल्क ग्लैंड को सिक्रीशन के लिए प्रेरित करता है, स्रावन के लिए प्रेरित करता है। मिल्क ग्लैंड से दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है, जिसके कारण से दुग्ध ग्रंथियों से अधिक दूध का स्रवण होने लगता है। तो पूछेगा अधिक दुग्ध स्रवण के लिए मिल्कमैन किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? तो मिल्कमैन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पूछता है किससे स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड के पश्च भाग से स्रावित होता है। जब ग्रंथि या ग्लैंड का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे पीयूष ग्रंथि के किस भाग से यानी पश्च भाग से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पर विशेष चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मिल्क ग्लैंड को प्रेरित करता है, जिसके कारण से मिल्क अधिक से अधिक स्रावित होता है। अगर इस प्रकार के दूध का यूज महिलाएं लगातार सेवन कर लेती हैं तो वह बाझपन का शिकार हो सकती हैं, बाझपन या स्टेरिलिटी का शिकार हो सकती हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार के दूध का सेवन करने से कैंसर कोशिका होने की संभावना रहती है। व्यक्ति को कैंसर कोशिका हो सकती है, कोशिकाओं में कैंसर हो सकता है। तो दो चीज़ें, बाझपन का शिकार महिलाएं और कैंसर कोशिका किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग आजकल सब्जियों पर भी किया जाता है। एक पढ़े होंगे आप जिबरेलिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इन दोनों का यूज जो है उपयोग सब्जियों पर 3 संबंधे 1 के अनुपात में, यानी 3 भाग जिबरेलिन का तो 1 भाग ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग करके सब्जियों में किया जाता है। जैसे लौकी वगैरह में, लौकी का है, लौकी में ये सिरिंज के माध्यम से लगा दिया जाता है, जिसके कारण से लौकी में वृद्धि हो जाती है। तो पूछेगा कि लौकी की वृद्धि के लिए, फलों की वृद्धि के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? जिबरेलिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूछता है कि लैक्टोज शर्करा जो होती है, पूछता है लैक्टोज शर्करा जो होती है, लैक्टोज शुगर जो होता है किसके किससे मिलने से होता है? लैक्टोज शर्करा जो होती है ग्लूकोज और ग्लाइकोज के मिलने से बनती है। लैक्टोज यानी एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु ग्लाइकोज का मिल करके लैक्टोज शर्करा का निर्माण करता है, लैक्टोज शुगर बनाता है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पूछता है कि लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है? लैक्टोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज और ग्लाइकोज के 2 अणुओं के मिलने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं सुक्रोज शर्करा। सुक्रोज शर्करा का व्यापारिक नाम है टेबल शर्करा। क्वेश्चन पूछता रहता है टेबल शर्करा किसको कहा जाता है? टेबल शुगर या टेबल शर्करा जो है सुक्रोज को कहा जाता है। यह शर्करा गन्ने के रस में पाई जाती है। इस कारण से इसे ईख शर्करा या केन शुगर या ईख शर्करा भी कह दिया जाता है, ईख शर्करा भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर केन शुगर या टेबल शुगर सुक्रोज शर्करा को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि तापमान बढ़ने पर सुक्रोज शर्करा के मिठासपन में क्या परिवर्तन होगा। तापमान बढ़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तापमान बढ़ेगा तो सुक्रोज शर्करा का मिठासपन बढ़ेगा, मिठासपन बढ़ेगा। अगर तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो सुक्रोज शर्करा का मिठासपन घटेगा। यह भी क्वेश्चन पूछता रहता है, तापमान बढ़ने पर क्या परिवर्तन होता है, तापमान घटने पर क्या परिवर्तन होता है। तापमान बढ़ता है तो सुक्रोज शर्करा के मिठासपन में बढ़ोतरी होती है, जबकि तापमान घटता है तो सुक्रोज शर्करा का मिठासपन घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हम लोग सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज। सेल कोशिका, ओज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। सेलुलोज जो होती है प्लांट सेल पादप कोशिका के सेल वाल में उपस्थित होती है। प्लांट सेल वाल। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पूछता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप सेल यानी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल शर्करा होती है। इसे दो क्वेश्चन बनते हैं, सेलुलोज कैसी शर्करा है, सेलुलोज एक जटिल शर्करा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये सेलुलोज के बारे में। मंड या स्टार्च भी एक जटिल शर्करा होती है। पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च या मंड के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यह ग्लूकोज धीरे धीरे स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर यह स्टार्च पुनः ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज में टूट करके उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो पेड़ पौधों में ग्लूकोज का संचय स्टार्च या मंड के रूप में होता है। पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च या मंड के रूप में होता है। जबकि जंतुओं की बात करते हैं, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टोर किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। पूछता है कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह ग्लाइकोजन हमारे यकृत यानी लीवर में और हमारे मांसपेशियों में जाकर के संचित रहता है। इन दोनों अंगों में संचित रहता है। आवश्यकता पड़ती है तो यह ग्लाइकोजन पुनः
ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज में जब टूट जाता है तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए 4 दिन 5 दिन हम खाना नहीं खाए या व्रत या उपवास कर लिए, उस कंडीशन में क्या होता है, यह ग्लाइकोजन है, उस दौरान यह ग्लाइकोजन जो संचित रहता है धीरे धीरे ग्लूकोज में परिवर्तित होने लगता है, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो इस तरह से ग्लाइकोजन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट पूछता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मुख्यतः मीठे खाद्य पदार्थ हैं, मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, आलू, चुकंदर, चावल, शकरकंद, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर अधिकता होती है, पूछता है, तो हमें क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से पूछता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कार्य करने की क्षमता घटती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। अब कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होगी तो हमें जो है एनर्जी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगी, जिससे हम कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को पर डे 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। ऊर्जा के लिए 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीज़ें रहीं, इतना रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रोटीन, वसा वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।